पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मज़ाक़ात के हिमायती भी दहशत गर्द करार दे दिए गए। भारतीय मीडिया ने भारत में मज़ाक़ात के हिमायतियों को भी दहशत गर्द करार दे दिया। अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की तनकीद। खुले ख़त में फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर फ़ारूक के दस्तखत भी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन सामने आया है वो इतना कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि आप देखें कि जो खास तौर पर गोदी मीडिया है वो तो शुरू से ही एंटी पाकिस्तान रहा है, और उनका मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो इंडिया के अंदर भी कुछ गिनी चुनी सेन वॉइसेस हैं, जिसके लेटर की भी बात हुई, और कल पाकिस्तान में दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग के अंदर भी उस लेटर के हवाले से क्वेश्चन भी किया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि ये जो लेटर है ये कुछ सियासी शख्सियात ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में लिखा है या कुछ इन्फ्लुएंशियल शख्सियात ने अपनी निजी हैसियत में लिखा है। पाकिस्तान इसकी तौसीक करता है और ना इसके ऊपर कोई तबसरा करता है और बात खत्म हो गई। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसकी जानिब से आप देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो सामने आया, और पाकिस्तान के खत के हवाले से इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर एक भरपूर किस्म का आप कह लें कि वावेला मचाया है। इसको उछालने की कोशिश की जा रही है, इसको एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से अगर किसी ने बातचीत की बात की तो क्यों की, क्योंकि मोदी सरकार या मोदी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका तो एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने कबूल ही नहीं करना। कभी वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात करते हैं, कभी वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात करते हैं। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आपने देख लिया कि उसके अंदर किस तरह से बीजेपी को और जो हिंदुत्व ज्यादा माइंडसेट है उसको किस तरह से शिकस्त खाना पड़ी, और अब उनको बिल्कुल भी ये बात कबूल नहीं है कि कैसे पाकिस्तान के साथ बात की जाए, जो कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, बल्कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट, बल्कि सेंट्रल एशिया का जो एक संगम है उसके ऊपर मौजूद पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन चुका है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का ग्लोबल राइज है, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक राइज है, वो तो बीजेपी को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, और यही वजह है कि गोदी मीडिया के जरिए इसके ऊपर खूब आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है, इसके ऊपर खूब गर्द उजारी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत जो अमन है वो किसी तौर पर कबूल नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मोदी जी और इनके जो 3-4 चेले चांटे हैं वो बुनियादी तौर पर सी क्लास किस्म की लीडरशिप है, जो कि वाजपेयी जैसे लीडरशिप के दुनिया से जाने के बाद एक वैक्यूम के नतीजे में इस मौजूदा सूरत हाल तक या मौजूदा हैसियत तक पहुंचे हैं। और उन्होंने सोसाइटी को तकसीम किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने सोसाइटी को फाशिज्म की राह पर गाम किया, और अपनी जो होम ऑडियंस है, एक मखसूस लोग हैं, उनको हिंदुत्व का जहर जो है वो आप कह रहे हैं कि पिलाकर उनको वो इक़्तिदार हासिल करते चले आए हैं। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है उसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही वजह है कि जो खत लिखने वाली शख्सियात हैं उनको कभी तो देशद्रोही करार दिया जा रहा है, मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, और जो बीजेपी और उससे जो मुंसलिक तंजीमें हैं उनके ऊपर पूरी तरह से चढ़ दौड़ी है। हालांकि कुछ रोज नहीं बल्कि कुछ अर्सा पहले आरएसएस के जो चीफ हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई थी कि अब पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का वक्त आन पहुंचा है। अब वो क्योंकि आरएसएस से मुंसलिक थे, उनके ऊपर तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और ना ही गोदी मीडिया ने कोई खास रिएक्शन दिया, लेकिन अब जो खत वाला मामला है उसके ऊपर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मसूद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि भारत को अमन कबूल नहीं है, वो हमेशा जंग की बातें भी करता है, फिर मुंह की भी खाता है, तो ये भारतीय मीडिया भी इसी तरह की रिपोर्टिंग करता है, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की उसने हमेशा। ये बात ये है, देखें कि इंडियन सिविल सोसाइटी का ये इनिशिएटिव है जो अमन के लिए चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे एक स्पेस होनी चाहिए और जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को एड्रेस करना चाहिए। और वो ये भी समझ गए हैं, रियलाइज़ किया है जिस तरह पाकिस्तान ने स्पेस बंद की हुई है, और आप देखें जिससे उनको बिलियन का नुकसान हो रहा है। साथ इंडिया ने ये किया कि वो जो रिलीजियस कनेक्टिविटी थी, सिखों के जो यहाँ पे सेक्रेट प्लेसेस है या हिंदुओं के हैं उनको आने से रोक रहे हैं। तो एक वो भी वहाँ पे ग्रोइंग कंसर्न है इंडिया में। इंटेलेक्चुअल्स हो या फॉर्मल जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, वो सारे चाहते हैं कि इस तरीके से चीज़ को एड्रेस किया जाए। लेकिन सिंस बीजेपी आरएसएस की जो हुकूमत चल रही है वो पाकिस्तान सेंट्रिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक है,
اور اس ہاسٹیلٹی سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے تاکہ وہ سروے کر سکے. تو دی فور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جو گودی میڈیا ہے اور وہ جس طریقے سے ان 61 لوگوں کے پیچھے پڑ گیا ہے اور ان کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں. اور پاس میں ہم نے دیکھا پروین سانی کی بات کی, کرنل اجے شکلا کی بات کی, جنہوں نے فیکٹ ریئلٹیز گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور آج اس طرح چاہے وہ دولت صاحب ہوں جو فارمر را کے چیف ہیں, جو باقی وہ بھی ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. فاروق عبداللہ انہوں نے بات کی ہے, منی شنکر نے بات کی ہے. تو سب یہ امپورٹنٹ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے بیٹھنا چاہیے اور ایک تمام مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. سو انڈین بی جے پی گورنمنٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اسپیس نہیں دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اگر وہ ان کا جو کوئی کنٹرول ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے. سو دیئر فور ان کو بریک کر رہے ہیں 61 لوگوں کو ایز اے سسپیکٹ اور اینٹی نیشنل کے طور پہ. سو بہرحال دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے لوگوں میں کہ سروائیبلٹی یہی ہے کہ اگر پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے. سو دیٹ از اونلی پاسبل جب آپس میں بیٹھیں گے اینڈ ایڈریسنگ دی کور ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ امپورٹنٹ ہے. یہ 61 لوگ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کی بھی بات کی تھی, اس لیے زیادہ ان کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے. سو میرے خیال میں انڈیا کے اندر ریئلائزیشن ہے جتنے سیٹ بیکس ہوئے ہیں باقی حق و بنیاد مرسوس کے بعد, جس طرح باقی ان کے جو آپ دیکھیں فارن پالیسی ہے اسکریچ اور فارن پالیسی میں کنفیوژن ہے. ان کے فارن پالیسی میں کوئی ان کا نریٹو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتا ہے یا مودی صاحب جا کے اسرائیل میں فادر لینڈ مدر لینڈ کی باتیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو سیریس سیٹ بیکس ملے ہیں. تو پاکستان نے تو دیکھے پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. جی, پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد تجزیہ کار تھے ہمارے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. سلمان آبان آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو ہم آگاہ کر رہے تھے کہ بھارت کو امن نہ راس آتا ہے نہ وہ امن کی باتیں کرتا ہے. پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں ہے اور بھارت میں مذاکرات کے حمایتی بھی دہشت گرد قرار دیے گئے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب, یہ ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ بھارتی میڈیا ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ تو کرتا ہی ہے, اب اس نے کیا کیا ہے کہ بھارت میں مذاکرات کے جو حمایتی تھے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. کیا کہیے گا؟ بھارت کی جو بی جے پی پارٹی ہے نا, ان کو امن پسند ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں کے امن پسند ماڈریٹ ہندو ہیں ان سب کو دہشت گرد قرار دیتی ہے. 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر پابندی, کھلے خط پر بی جے پی اور بھارتی شدت پسند کو شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو یہ جو تجویز پسند ہی نہیں آئی ہے. اور گودی میڈیا امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دے کر کھلا لسن دے رہی ہے. اپنے میڈیا کو کہہ رہا ہے ان کو جتنا کرٹیسائز کرنا کرو, کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی جب تک حکومت میں ہے جب تک وہ پاکستان کے خلاف اور امن کے خلاف بات کر رہی ہے. جہاں امن کی بات کی, امن ہوا, بھارتی جنتا پارٹی ویسے ہی خارج ہو جائے گی. اس لیے یہ سب یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد بی جے پی نے پاک بھارت رابطے بحال کرنے کی بات کی. کھلے خط میں فاروق عبداللہ نے, پھر مفتی محبوب مفتی عمر فاروق پہ دستخط ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو راؤ کے سابق چیف نے بھی, دولت نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایئر لنکس کھولنے چاہیے. لیکن ان کو یہ پسند نہیں ہے. یہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات ضرور کریں لیکن کشمیر ایجنڈے میں شامل نہ ہو. اور اگر کشمیر ایجنڈے میں شامل نہیں ہوتا اور مذاکرات کرتے ہیں, اس کا مطلب 370 اور 35A کو ایکسیپٹ کر لیا, بھارت کے تسلط کو ایکسیپٹ کر لیا. تو پاکستان کبھی بھی مذاکرات انڈیا سے نہیں کرے گا جب تک کشمیر ٹاپ ایجنڈے پہ شامل نہیں ہو. جی بالکل, کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ بھارت میں مذاکرات کے حمایتیوں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. بھارتی نیوز چینلز مسلسل نامعلوم ہیکرز کے نشانے پر آ گئے. 2 جولائی کو ریپبلک ٹی وی کے لائیو اسٹریمنگ میں ہیکرز کی در اندازی ہوئی. ارنب گوسوامی کے پروگرام میں نامعلوم ہیکرز کی مداخلت ہوئی. ریپبلک ٹی وی کے نشریات عارضی طور پر متاثر بھی ہوئی. ہیکرز نے نشریات کے دوران اسکرین پر بینرز چلا دیے. ارنب گوسوامی کے پروگرام میں بینرز اور ویڈیوز نشر کی گئیں. پہلے بھی دیگر انڈین چینلز کو سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا.
पाकिस्तान में कॉरपोरेट ग्रोथ में तारीखी इजाफा। मुल्क में 43,559 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये कहना है SECP का। रजिस्ट्रेशन में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 24% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कंपनियों की मजमूई तादाद 3,01,615 हो गई। पाकिस्तान में कॉरपोरेट ग्रोथ में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में 43,559 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। सानिया गुल प्लाजा पुलिस तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार दे दी गई। सरकारी वकला ने पुलिस तफ्तीश पर फिर सवालात उठा दिए। पहले चालान में जिन गलतियों की निशानदही की गई थी वो ख़त्म ही नहीं की गई। इमारत के इमरजेंसी गेट क्यों बंद थे, तफ्तीश नहीं हुई। ज़राए का ये भी कहना है कि चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। रास्ते किसने ब्लॉक किए, चालान में जिक्र नहीं। पुलिस ने 11 साला बच्चे समेत 6 मुलजिमों को जिम्मेदार करार दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, देखें, सानिया गुल प्लाजा केस का चलान एक बार फिर वापस कर दिया गया है। सरकारी वकला ने पुलिस तफ्तीश पर फिर सवाल उठा दिए। पुलिस तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार दे दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है पहले चलान में जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी वो खत्म नहीं की गई है। चलान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। इमारत के इमरजेंसी गेट्स क्यों बंद थे, तफ्तीश नहीं हुई है। जबकि रास्ते किसने ब्लॉक किए, चलान में जिक्र ही नहीं है। एक ही जगह 2 और 3 दुकानें बनाने का तफ्तीश में जिक्र नहीं किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, KMC, फायर ब्रिगेड को शामिल तफ्तीश होना चाहिए था। ज़राए बताते हैं पुलिस ने चलान में 11 साला बच्चे समेत 6 मुलजिमों को सानिया का जिम्मेदार जो है वो करार दिया था। चलान में सदर तनवीर पास्ता, हुज़ैफा, अम्मार, इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रमजान और नेमतुल्लाह को मुलजिम करार दिया गया था। पुलिस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चलान में 60 से ज़ायद गवाहों के नाम शामिल किए हैं। मुलजिम करार पाने वाले 11 साला हुज़ैफा समेत 4 गवाहों को अदालत में बयान रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि 11 साला हुज़ैफा माचिस की तिलियों से खेलने का उनकी जानिब से अदालत में इतराफ़ भी कर चुका है। मुलजिम तनवीर पास्ता यूनियन के सदर हैं, इमार इस्माइल जो है वो नायब सदर हैं, अमीर जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रमजान ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नेमतुल्लाह आग लगने वाली दुकान का मालिक है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। FBI 117 अरब 78 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल करने में नाकाम हो गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के साल 2024-25 की रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि सुपर टैक्स की मद में 117 अरब रुपए की कमी की वसूली का इंकशाफ किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये निशानदही की गई है कि FBI ने 2 सालों में 117 अरब 78 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया। और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 527 जो बड़े टैक्स दहिंदगान हैं उन्होंने सुपर टैक्स अदा नहीं किया। 19 FBI फील्ड दफातर में सुपर टैक्स वसूली में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आई। और ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि FBI सिस्टम सुपर टैक्स की दुरुस्त खुदकार कैलकुलेशन से भी महरूम है और सुपर टैक्स के हिसाब में आमदन के तमाम ज़राए शामिल नहीं किए जा रहे। FBI ने ये जवाब दिया कि 71 अरब 21 करोड़ रुपए के केसेस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और 46 अरब 56 करोड़ रुपए के जो सुपर टैक्स के मुतालिक मुकदमात हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसने FBI को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और सुपर टैक्स की दुरुस्त वसूली के लिए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अपग्रेड करने की भी सिफारिश की। और सुपर टैक्स की कम वसूली का मामला जो है वो मुसलसल कई वर्षों से रिपोर्ट हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। जून 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। जून में बरामदात 2.2 अरब डॉलर रहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि बरामदात में सालाना बुनियाद पर 9.6% और माहाना 17.2% की कमी भी रिकॉर्ड की गई। दरामदात बढ़कर 6.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। और इस हवाले से आपको बताएं कि सालाना बुनियाद पर 39.6% इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। दरामदात में माहाना बुनियाद पर भी 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। जून में बरामदात 2.2 अरब डॉलर रहीं। बरामदात में सालाना बुनियाद पर 9.6% और माहाना 17.2% की कमी भी रिकॉर्ड की गई। बरामदात बढ़कर 6.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई।
एक अच्छी खबर आपको ये दें कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया है। एक हफ्ते में 61 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के ज़खायर इस वक्त 16 अरब 52 करोड़ 72 लाख डॉलर हो गए हैं। मजमूई ज़खायर 56 करोड़ डॉलर इजाफे से 22.04 अरब डॉलर हो चुके हैं। ये आपको आगाह करते चलें एक अहम और एक अच्छी डेवलपमेंट से कि स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते में 61 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब 52 करोड़ 72 लाख डॉलर हो गए। मजमूई ज़खायर 56 करोड़ डॉलर इजाफे से 22.04 अरब डॉलर हो गए। सानिया कहना मरियम नवाज़ मुतासर ख़ानदानों के घर पहुँच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के दुखी वालदैन से मुलाकात। मरियम नवाज़ का मुतासर ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार और गुफ्तगू की। जाँ बहक होने वाले के वालदैन से उन्होंने गुफ्तगू भी की और 20-20 लाख ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख और इसके साथ साथ उन्होंने दुखी माओ के जो दुख थे वो सुने और उनके आंसुओं का मदावा किया और उन्होंने कहा कि नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराज है। सानिया कहना मरियम नवाज़ मुतासर ख़ानदानों के घर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दुखी वालदैन से मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ का मुतासर ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार और उनसे गुफ्तगू भी की। जाँ बहक बच्चों के वालदैन के लिए 20-20 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए भी मुकर्रर किए। दुखी माओं के आंसुओं का इमदाद की कोई रकम नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काना का दौरा किया है, जहां पर काना ट्यूशन सेंटर में जाँ बहक होने वाले बच्चों के अहले खाना से वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काना में जाँ बहक बच्चों के दुखी वालदैन से तफसीली मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा वालदैन का दर्द बांटा, पसमानदा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और इस मौके पर गुफ्तगू भी की गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से सानिया कहना के दुखी खानदानों की दाद रसी के लिए हर जाँ बहक बच्चे के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए जो है वो उन्हें दिए गए हैं। और जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सानिया कहना के दुखी खानदानों को चेक सुपुर्द कर दिए और जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की भी हदायत की है। इस मौके पर जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखा और सोगवार खानदानों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जिला पंजाब का कहना था कि दुखी माओं के आंसुओं का मुदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है और दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाका है कोरंगी, जहां चमड़ा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिमान से 3 पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन्स और छीनी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। मुलजिमान दफातर जाने वाले शहरियों को लूट रहे थे। मुलजिमान की शनाख्त फरमान, मोहम्मद अता और वहीद अली के नाम से हुई है। कराची की चमड़ा चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जहां पर फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिमान से 3 पिस्तौल, 2 मोबाइल फ़ोन्स और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान दफ्तर जाने वाले शहरियों से लूट मार करते थे। लाहौर थाना ग्रीन टाउन के इलाके से 6 साला बच्ची लापता हो गई। खदीजा को नामालूम खातून के हमरा देखा गया। इसके हवाले से फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी हैं और इस हवाले से हम लोग तफसीलात जानेंगे खुरम मलिक से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना ग्रीन टाउन के इलाके में अगवा का वाकया जो है सामने आया है। बागनिया चौक से 6 साला बच्ची को अगवा कर लिया गया है। 6 साला खदीजा अगवा की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आ गई है। बोल टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि खदीजा को नामालूम खातून को हाथ पकड़े जो है वो दिखाई दे रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में 6 साला खदीजा को नामालूम खातून रिक्शे में बैठाकर साथ ले जाती है। 6 साला खदीजा अगवा का मुकदमा चाचा की मदीयत में जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि 6 साला खदीजा घर से चीज लेने निकली, रास्ता भूल गई। FIR का जो मतन है उसके हवाले से बताया जा रहा है, जबकि 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद 6 साला खदीजा को का कुछ जो है वो पता नहीं चल सका। जबकि जो लुहाइकीन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आला काम जो है इस वाक़े का नोटिस लें और तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि हमारी बच्ची को जो है वो जल्द बाजियाब करवाया जाए। तो यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ग्रीन टाउन के इलाके में 6 साला बच्ची को जो है वो अगवा कर लिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे लाहौर से हमारे साथ। मुल्क में इंटरनेट को लाजमी सर्विस करार देने का कोई कानून नहीं। वजारत IT ने सेनेट को ज़ैली कमेटी को तहरीरी जवाब में आगाह कर दिया। इंटरनेट को लाजमी सर्विस करार देने के लिए कानून साजी दरकार होगी। ये कहना है वजारत IT का कि तमाम मुतालिका इदारों से मुशावरत की ज़रूरत भी है। इंटरनेट मईशत, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी अहमियत इख्तियार कर चुका है। मौजूदा आइन और कवानीन में इंटरनेट को लाजमी सर्विस का दर्जा हासिल है। इंटरनेट कौमी तरक्की, डिजिटल मईशत, अवामी खिदमात के लिए भी सहूलत बन चुका है। मुल्क में इंटरनेट को लाजमी सर्विस करार देने का कोई कानून मौजूद नहीं। वजारत IT ने सेनेट की ज़ैली कमेटी को तहरीरी जवाब से आगाह कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट को लाजमी सर्विस करार देने के लिए कानून साजी की ज़रूरत होगी। तमाम मुतालिका इदारों से मुशावरत की भी ज़रूरत है। ऑल पाकिस्तान सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन और FBR में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। टैक्स देने वाले ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। FBR ने ये यकीन दहानी करा दी है। ताजिर भी अपने टैक्स गोशवारे दुरुस्त करें। सदर सराफा एसोसिएशन का ये कहना है कि अंडर द टेबल अदायगी से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाए। ऑल पाकिस्तान सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन और FBR में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। टैक्स देने वाले ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा, ये कहना है FBR का, और FBR ने इस हवाले से यकीन दहानी भी कराई है। ताजिर भी अपने टैक्स गोशवारे दुरुस्त करें, ये कहना है सदर सराफा एसोसिएशन का। आज़ाद जम्मू कश्मीर के ताजिर बरादरी ने कलअदम कमेटी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल को मुस्तरद करके इंतशारी कमेटी को दो टोक पैगाम दे दिया। दुश्मन मार्का हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबों से आजमा रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार इसी का नतीजा है। ताजिर बरादरी ने कहा है कि दबाव के बावजूद अपने कारोबार और दुकानें खुली रखी जाएंगी। अमान की सूरत हाल है वो डिस्टर्ब हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अवाम की और अदारों की और इंतज़ामिया की जो है कामयाब हिकमत अमली की वजह से पूरा मुजफ्फराबाद शहर खुला है। ये एक दहशत थी जो हर जहन के ऊपर, हर दिमाग के ऊपर बिठाई गई, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम के लिए और हमारी आने वाले नस्लों के लिए भी खतरनाक हैं। हमें भी प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद हमने दुकानें भी खोली और खुलवाई भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह की एक्टिविटी जारी रखेंगे। 100% इस वक्त शॉप जो है ना वो ओपन है। वो इसलिए ओपन है कि लोग यहाँ पुरअमन रहना पसंद करते हैं और पुरअमन लोग हैं। हमने तमाम मार्केट ओपन रखी है, 100% जो है कारोबार ओपन रहा है। हमारे ऊपर भी दबाव था कि शॉपें वगैरह बंद रखें, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम तो ये नहीं चाहते कि सब हम चाहते हैं कि दुकानें खोलें, कारोबार, तो हम तो यही चाहते हैं। तो बाकी दबाव था, लेकिन हमने फिर भी शॉपें खोली हैं। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 कल लाहौर में इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के लिए तरक्की और सरमायाकारी का नया बाब खुल गया। जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग के लिए अहम इकदाम किए गए। टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 4 से 6 जुलाई तक लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। नुमाइश 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स और 425 से ज़ायद कंपनियां शरीक हो रही हैं। मासूम अफगान शहरी बारूदी सुरंगों के जानलेवा खतरात से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि अफ़गानिस्तान में हर माह 50 अफराद बारूदी सुरंगों की जद में आकर हलाक हो जाते हैं। बारूदी सुरंगों की तबाहकारियों ने अफ़गान शहरियों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी हैं। मासूम अफगान शहरी बारूदी सुरंगों के जानलेवा खतरात से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। मोदी की सरपरस्ती में राम मंदिर फंड चोरी का इंकशाफ हो गया। इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीम RSS को बड़ा धचका लगा। राम मंदिर से मुतालिक बदउनवानी की तहकीकात, मोदी और RSS का सियासी गठजोड़, महाना तकरीबन 40 से 100 मिलियन तक मिलने वाले अतियात करप्शन के सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के रुकन ने 20,000 करोड़ की करप्शन का इंकशाफ किया। भारतीय जरीदा वायर ने फ्रॉड केस को RSS के लिए बड़ा चैलेंज भी करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास, जेलों का दबाव कम करने के लिए 27 इजाफी बैरकों की तामीर तेज़ी से जारी है। कैदी मर्दों को बख्शी खाने में मैट्रेस फराहम करने का भी फैसला किया गया।
قیدیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ کا کہ ہر چیز سے خود کو ریلیٹ کر سکتی ہوں کیونکہ سب کچھ خود دیکھا ہے۔ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی روک تھام پر اجلاس ہوا ہے۔ غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں فہد چودھری سے جانیں گے جو کہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اہم اجلاس سے متعلق آگاہ کیجیے گا فہد۔ جی دیکھیے، ایران روانگی سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی جیسے متعدی امراض کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے یہ سختی سے ہدایت کی کہ متعدی امراض کے پھیلاؤ کے فوری سدباب کے لیے ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ خلاف ضابطہ سرنجز کے استعمال میں ملوث یا اس کی روک تھام میں مجرمانہ غفلت کے مرتکب افراد اور اسپتالوں کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے، اور وزیر اعظم نے متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرتے وقت صوبوں سے مشاورت یقینی بنائے، اداروں کے ساتھ مل کر قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک میں ضروری ترامیم تجویز کرے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی تشکیل اور مؤثر نفاذ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ سرنجز سے متعدی امراض کے پھیلنے کے مستقل سدباب کے لیے ڈریپ میڈیکل آلات کی انڈسٹری سے مشاورت کر کے پالیسی اقدامات تجویز کرے۔ اہم اجلاس کے حوالے سے فہد آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں؟ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ امیدواروں کی اکثریت الیکشن کے حق میں ہے جبکہ اقلیت مخالفت میں ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں؟ علی شیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ علی شیر بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر آئندہ عام انتخابات میں آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، لیکن اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان میں اختلافات سامنے آئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ چند روز قبل ایک اجلاس ہوا تھا سردار عبدالقیوم نیازی جو کہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے، ان کی صدارت میں، اس میں 27 امیدواران پی ٹی آئی کے جو ہے وہ شریک ہوئے تھے، اور اس میں سے 21 نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی حلقہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی بھی جماعت کا کمزور کینڈیڈیٹ بھی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ کچھ کارکردگی دکھائے تو پھر وہ حلقہ واپس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آزاد کشمیر کا میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 6 لوگوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن آخر پہ یہ طے پایا تھا، جو میری سردار عبدالقیوم نیازی سے بات ہوئی انہوں نے اس اجلاس کی بھی تصدیق کی اور انہوں نے ان اختلاف رائے جو ہے اس کی بھی تصدیق کی، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ وہاں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی مرکزی فیصلہ مرکزی جماعت کرے گی، یعنی پاکستان تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، ہم سب اس کی سپورٹ کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کوئی بھی امیدوار ایسا نہیں ہے جس نے یہ اشارہ بھی دیا ہو یا بات کی ہو کہ ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے تقسیم کی لہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی ہے، ان میں سے بھی بڑی تعداد جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو الیکشن کا ماحول ہے یا الیکشن کا جو گراؤنڈ ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ باقی جماعتیں جو ہے نا وہ اس کو فل نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے یہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جس کی سردار عبدالقیوم نیازی جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم پارٹی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا کوئی امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اختلافات کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا علی شیر، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔